हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम ट्रांसफार्मर चैप्टर से वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे जो रुक्मणी प्रकाशन से लिया गया है। तो इसमें दिया है कि ट्रांसफार्मर एक एस्थेटिक युक्ति है। ठीक है, ट्रांसफार्मर क्या है? एक एस्थेटिक युक्ति है। तो इसका मतलब हुआ कि जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें कुछ घूमने वाला पार्ट नहीं होता है। ठीक है, जैसे मोटर होता है, ये घूमने वाला पार्ट होता है उसमें, लेकिन जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें घूमने वाला पार्ट नहीं होता है, इसलिए इसको क्या बोला था है? एस्थेटिक युक्ति। ठीक है, और आगे क्या दिया कि वोल्टेज को निम्न स्तर से उच्च स्तर या उच्च स्तर से वोल्टेज को निम्न स्तर से उच्च स्तर, मतलब ये लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज या उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में परिवर्तित करता है। ठीक है, इसको बोल सकते हैं स्टेप डाउन से स्टेप अप या स्टेप अप से स्टेप डाउन में परिवर्तित करता है। ठीक है, फिर दिया है कि नेक्स्ट लाइन, यह एसी पर कार्य करता है। एसी पर कार्य करता है, डीसी पर नहीं। ठीक है, क्यों नहीं डीसी पर काम करता है? क्योंकि जो डीसी में होती है उसमें डीसी जो होती है उसमें अल्टरनेटिव करंट नहीं होती है, लेकिन जो एसी होती है उसमें अल्टरनेटिव करंट होती है। अगर इसको हम डीसी सप्लाई देते हैं, जिस वायरिंग में डीसी सप्लाई देंगे वो वायरिंग जल जाएगी। ठीक है, आगे दिया है कि यह फैराडे के विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, या मैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। यह दिया है कि यह एसी के शक्ति तथा आवृत्ति को चेंज नहीं करता है। अब यहाँ पे दिया है कि एसी और आवृत्ति को चेंज नहीं करता है। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर है। ठीक है, ये आपका पहला प्राइमरी वाइंडिंग हो गई, ये आपका सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई। तो अगर हम पावर अगर यहाँ पे 1000 या 100 वाट का प्राइमरी में दे रहे हैं तो सेकेंडरी में कितना मिलेगा? 100 वाट मिलेगा। ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 50 हर्ट्ज है तो यहाँ भी फ्रीक्वेंसी कितना मिलेगा? 50 हर्ट्ज मिलेगा। ठीक है, लेकिन वहीं हम वोल्टेज की बात करें, ठीक है, वही हम वोल्टेज और करंट की बात करें तो इसमें क्या होता है? करंट चेंज हो जाता है। ठीक है, और वोल्टेज भी चेंज हो जाता है, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और शक्ति चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे। दिया है कि अगर डीसी सप्लाई दी जाती है तो वायरिंग, मैंने पहले ही बताया था कि डीसी सप्लाई देंगे तो क्या होगा? वायरिंग जल जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन दिया है कि बहुत अच्छे, क्या दिया है? बहुत अच्छे ट्रांसफार्मर की दक्षता 95 से 99% होती है। ठीक है, यह बहुत से बुकों में 98% दिया रहता है। अगर 95 से 90% के बीच में दिया है तो हम इसको सही कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन दिया है ट्रांसफार्मर की दक्षता या रेटिंग केवीए में ली जाती है। किस में लेते हैं? किलो वोल्ट एम्पेयर में व्यक्त की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि जो ट्रांसफार्मर होता है वो खुद पर डिपेंड नहीं होता है, अपने खुद पे डिपेंड नहीं होता है, वो लोड पर डिपेंड होता है। कभी ट्रांसफार्मर में हम कैपेसिटी लोड दे देते हैं, कभी इंडक्टिव लोड देते हैं, कभी रजिस्टिव लोड देते हैं, तो उसमें जो पावर फैक्टर है वो बदलता रहता है, इसलिए ट्रांसफार्मर की रेटिंग हम केवीए में देते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट लाइन दिया है कि अब यह विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की दोनों युक्ति स्व प्रेरण तथा अन्योन्य प्रेरण पर काम करता है। स्व प्रेरण मतलब सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। ठीक है, जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है वो सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। जो ऑटो ट्रांसफार्मर सेल्फ इंडक्शन पे, जो आपका सेल टाइप ट्रांसफार्मर होते हैं वो म्यूचुअल इंडक्शन पर सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, तो सेल्फ इंडक्शन क्या होता है? जैसे हम सिगरेट पीते हैं, ठीक है, और सिगरेट की धुआं हमें ही लगती है, सिगरेट पीएंगे और सिगरेट की धुआं हमें ही लगेगी तो वो सेल्फ इंडक्शन कहलाता है। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन क्या कहलाता है? जैसे हम सिगरेट पी रहे हैं, सिगरेट का धुआं किसी दूसरे को असर करे तो वो क्या कहलाता है? म्यूचुअल इंडक्शन कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर दिया है केबीए बराबर KW गुणे फाई। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि फाई का मतलब हुआ शक्ति गुणांक। अब फाई मतलब यहाँ फाई पावर फैक्टर लीडिंग लैगिंग हो सकता है, इसलिए यहाँ पे केबीए होता है। ठीक है, अब आगे दिया है ट्रांसफार्मर के भाग। तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर के भाग निम्न है। पहला आपका दिया है कोर। क्या दिया है? कोर।
इसका उद्देश्य फ्लक्स को आसान रास्ता प्रदान करना है। कोर का मेन उद्देश्य होता है फ्लक्स में चुंबकीय फ्लक्स को आसान रास्ता प्रदान करना, ठीक है। और जो कोर होता है उसी पे बाइंडिंग की जाती है, जो कोर होता है उसी पे बाइंडिंग की जाती है। जैसे हम समझते हैं इसको, जैसे हमारे पास एक कोर टाइप ट्रांसफार्मर है, ठीक है, कोर टाइप ट्रांसफार्मर है। तो ये आपका कोर हो गया, इसी पे क्या होता है बाइंडिंग होती है, इसी पर बाइंडिंग होती है, ठीक है। अब कैसे ये चुंबकीय फ्लक्स को आसान रास्ता प्रदान करता है, क्योंकि जो चुंबकीय फ्लक्स होता है वो केवल आपके कोर पे मतलब आयरन के वस्तुओं पर ही चलती है, ठीक है। तो वो आसानी से आयरन की वस्तुओं पर चलेगी इससे, इसलिए कोर जो बनाया जाता है उसमें आयरन की मात्रा रखा जाता है, ठीक है। अब आगे दिया है कि यह प्रतदार सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सिलिकॉन स्टील की बना होता है, ठीक है। जिसकी चुंबकशीलता है, जिसकी परमेबिलिटी उच्च होती है, ठीक है, जिससे एडी करंट को और हिस्टैरिसीस क्षति को कम किया जाता है। एडी करंट और हिस्टैरिसीस क्षति को कम कर दिया जाता है, ठीक है। अब परतदार बनने से क्या फायदा हुआ? एडी करंट और हिस्टैरिसीस क्षति को कम कर दिया। अब आगे दिया है कि इसके लेमिनेशन की मोटाई, जैसे लेमिनेशन क्या होता है, जैसे कोई भी कोर होता है, मान लो कि ई आकार का कोर है, ठीक है, एक इस पर हम क्या करते हैं लेमिनेशन डालते हैं। लेमिनेशन मतलब इस पर हम वार्निश या उसमें कोई पेंट लगाते हैं। तो इसमें जो बोल रहा है जो पेंट की मोटाई होती है, पेंट की मोटाई होगी 0.25 से 0.5 mm होती है, ठीक है। उसके बाद दूसरा पार्ट होगा आपका प्राथमिक बाइंडिंग, ठीक है। तो प्राथमिक बाइंडिंग क्या होता है? तो यह तांबे का बना होता है। जैसे मान लेते हैं एक हमारे पास ट्रांसफार्मर है, ठीक है, जो कोर टाइप है। तो ये जो बाइंडिंग आपकी होगी, ठीक है, दोनों तरह की बाइंडिंग, ये प्राइमरी या सेकेंडरी जो बाइंडिंग होगी, तो बाइंडिंग किसकी बनी थी? तांबे की बनी होती है, या इसको एनिमेल्ड वायर बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? एनिमेल्ड वायर। एनिमेल्ड वायर क्या होता है? उस पर हम पेंटिंग चढ़ाए रहते हैं। अगर सीधे अगर तांबे भी बोलेंगे तो गलत हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर दिया है नेक्स्ट लाइन, ये सोर्स से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? सोर्स क्या होता है? सोर्स जो सप्लाई देने वाला होता है उसको सोर्स बोलते हैं। जैसे अल्टरनेटर हो गया, जनरेटर हो गया, ये सब क्या कहलाता है? सोर्स कहलाता है, ठीक है। अब द्वितीय बाइंडिंग यहाँ पर दिया है, तो द्वितीय बाइंडिंग तो उसको भी देख लेते हैं। ये भी क्या होता है? ये भी आपका तांबे के बना होता है, ठीक है। ये लोड से जुड़ा होता है। हमेशा जो द्वितीय बाइंडिंग होता है लोड के साथ जोड़ते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दे दिया है, इसका फिगर भी दिया है, तो इसको हम देख लेते हैं। देखिए ये आपका जो ट्रांसफार्मर, ये कोर टाइप ट्रांसफार्मर है। तो यहाँ पे आपकी प्राइमरी वाइंडिंग है, यहाँ पर सेकेंडरी वाइंडिंग है। देखिए यहाँ पर लोड से जुड़ा होता है, ये सप्लाई के साथ जुड़ा होता है, ठीक है। अब देखिए जो आपका फाई दिया है ये चुंबकीय फ्लक्स को दर्शाता है, ठीक है। आगे दिया है पार्ट कंजुवेटर। कंजुवेटर क्या होता है, ठीक है। तो आपने जो ट्रांसफार्मर देखे होंगे, ठीक है, ट्रांसफार्मर देख, तो ये आपका ट्रांसफार्मर का मुख्य टैंक हो गया, ठीक है। इसके जो ऊपर वाला भाग होता है आपका ये बेलनाकार का, उसको हम कंजुवेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंजुवेटर बोलते हैं। तो इसमें क्या रहा है कि इसमें लगभग आधे स्तर तक तेल भरा होता है। जो इसमें तेल भरा रहेगा आधा स्तर तक। क्यों भरा आता है तो उसको आगे देखते हैं। मुख्य टैंक में तेल का स्तर बनाए रखना। अब कंजुवेटर का क्या काम है? मुख्य टैंक के तेल का स्तर को बनाए रखना है। तेल में जब तापमान से उसके आयतन में होने वाले फैलाव को देना। अब ये क्या होता है? देखिए जब क्या होता है कि जब ट्रांसफार्मर पर लोड जाता है, ठीक है, जब ट्रांसफार्मर पर लोड जाएगा तो उस समय क्या होगा, उसके तेल ऊपर की तरफ, मतलब ऊपर की तरफ आएंगे, ठीक है। जब ऊपर की तरफ आएंगे तो उसको एक जगह चाहिए, ठीक है। अब जगह चाहिए, उसको पूर्ति होने के लिए जगह चाहिए, तो वो कहाँ जाता है? कंजुवेटर में जाता है। किस में जाता है? कंजुवेटर में जाता है। अगर ये नहीं कंजुवेटर नहीं रहता क्या होता है? ट्रांसफार्मर फट जाता है, ठीक है।
अब आगे देखेंगे। देखो इसमें दिया है कि इसलिए इसे एक्सप्लोजन टैंक भी कहा जाता है, इसको एक्सप्लोजन टैंक भी कहते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर दिया मेन का, जब तेल ठंडा होकर सिकुड़ता है उस समय कंजर्वेटर मुख्य टैंक की तेल की आपूर्ति करता है। ठीक है, जब जब गर्म होगा तो कंजर्वेटर में भर जाएगा, जब सिकुड़ेगा तो उसकी जो मेन टैंक होता है आपका मेन टैंक उसकी क्या करेगा, पूर्ति करेगा। अब यहाँ पर दिया है कि जो बाइंडिंग में पैदा होने वाला ऊष्मा के कारण जो तेल का तापमान होता है वो 20 अंशी से 95 अंशी तक परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगला पार्ट दिया है 55 वो बकोल्ज रिले। ठीक है, तो ये आपका बकोल्ज रिले का पार्ट हो गया। ठीक है, इसमें दो फ्लोट होते हैं, एक ये फ्लोट हो गया, एक ऊपर वाला फ्लोट होता है। ठीक है, तो इसका हम काम जानेंगे क्या होता है। देखिए इसमें दिया है कि यह ट्रांसफार्मर आंतरिक दोष को उत्पन्न होने पर एक अलार्म बजा देता है। अब बकोल रिले क्या है कि ट्रांसफार्मर में जब भी खराबी होगा तो क्या करेगा, एक अलार्म बजाकर सूचना देता है तथा साथ ही ट्रांसफार्मर को स्रोत से अलग कर देता है, सप्लाई से अलग कर देगा, जिससे ट्रांसफार्मर जलने से बच जाता है। ठीक है, अब दिया है कि यह स्वचालित सर्किट ब्रेकर की तरह काम करता है, ये एक सर्किट ब्रेकर की तरह काम करता है। ठीक है, अब देखो इसमें दिया है कि इसमें दो फ्लैट होते हैं, मर्करी स्विच भी होते हैं। इसमें मैंने पहले फ्लोट दिखाया वही है आपका दो फ्लैट। कंजर्वेटर कहाँ लगा होता है, यह कंजर्वेटर मेन और टैंक को जोड़ने वाली पाइप के साथ लगा होता है। ठीक है, और अगली लाइन दिया है कि इसमें दो फ्लोट होते हैं और दो मर्करी स्विच भी होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका पार्ट दिया टैंक, मेन टैंक। देखिए ये आपका क्या है, ये वाला जो आपका भाग दिखाई दे रहा है ये आपका कंजर्वेटर होता है। ठीक है, ये जो भाग होता है आपका बकोल्ज रिले होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, अब देखिए ये आपका मेन टैंक हो गया, तो मेन टैंक और ये कंजर्वेटर हो गया, इसके बीच में क्या लगा होता है, बकोल्ज रिले लगा होता है। ठीक है, तो अगला हम पार्ट देखेंगे, या इसमें से और लाइनें हैं। ये ट्रांसफार्मर का मुख्य टैंक होता है। ठीक है, ये मेन टैंक होता है जो ट्रांसफार्मर का मुख्य टैंक होता है, इसमें तेल भरा होता है, इसमें क्रोड तथा उसमें लिपटे हुई बाइंडिंग होती है। अब मेन टैंक में ही क्रोड होता है और लिपटे हुई बाइंडिंग भी होती है। ठीक है, अब अगला दिया है पार्ट ब्रीदर। ब्रीदर मतलब क्या, सांस लेना होता है। तो इसमें क्या कह रहा है कि जब ट्रांसफार्मर में तेल ठंडा होकर सिकुड़ता है तो कंजर्वेटर के रिक्त हुए स्थान की पूर्ति करता है, पूर्ति वायुमंडल के वायु से करता है। ठीक है, तो यह क्रिया क्या कहलाती है, ब्रीदर कहलाती है। ठीक है, कंजर्वेटर में जब ब्रीदर वायु में प्रवेश करता है तो उससे होकर नमी भी प्रवेश करती है, जिसे रोकने के लिए कैल्शियम क्लोराइड मतलब सिलिका जेल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नमी को रोकने के लिए सिलिका जेल का प्रयोग करते हैं। देखिए अगला लाइन दिया है कि शुष्क अवस्था में सिलिका जेल का रंग कैसा होता है, नीला होता है। ये क्वेश्चन हमेशा बार बार पूछा जाता है, लेकिन नमी सोखने पर क्या हो जाता है, बैगनी कलर तथा फिर गुलाबी पिंक हो जाता है। गुलाबी रंग प्रदर्शित करता है कि नमी सोखने की क्षमता समाप्त हो गई, अब नमी वो सोख नहीं सकता है। दोबारा प्रयोग करने के लिए इसे कितना 150 से 200 अंशी तक पकाया जाता है, तब इसको दोबारा हम प्रयोग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है फिगर सिलिका जेल का रंग। ठीक है, ये आपका देखिए यही सिलिका जेल है। ठीक है, अब ये आपका इसका कलर कैसा होता है, नीला होता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे, आगे आपका पार्ट होगा एक्सप्लोजन वेंट। अब एक्सप्लोजन वेंट होता क्या है, जैसे हमने कुकर देखा होगा। ठीक है, कुकर में क्या सीटी लगी होती है, उसके ठीक नीचे सामने क्या होता है, एक छोटा सा छेकुंडा आपका रबड़ लगा होता है। तो उस रबड़ क्या काम है, अचानक कभी सीटी काम ना करे तो इसमें जो रबड़ होता है ये फट जाता है। ठीक इसी प्रकार इसमें एक्सप्लोजन इवेंट होता है। देखिए इसमें लिखा भी है, इसे प्रेशर रिलीफ वाल्व भी कहते हैं। अचानक कभी रिले काम ना किया, ठीक है, बकोल रिले काम ना किया तो क्या होगा, ये रिलीज हो जाता है। ठीक है, आगे जाए, यदि ट्रांसफार्मर का तेल का दबाव बहुत अधिक बढ़ जाए तो एक्सप्लोजन इवेंट डायग्राम क्या होता है, टूट जाता है, अतिरिक्त दाब बाहर निकल जाता है। ठीक है,
इससे क्या ट्रांसफार्मर जलने से बच जाता है। देखिए यही आपका है एक्सप्लोजन वेंट, ठीक है। ये आपका कंजवेटर है और यहाँ पर दिया है आपका सिलिका जेल है, ठीक है। यहाँ पर दिया बुकोल जरीले दिया है। ये टोटली आपका है मेन टैंक है। मेन टैंक में आपकी बाइंडिंग है और कोर सब इसी में है, ठीक है। अब दिया ट्रांसफार्मर का तेल। ट्रांसफार्मर का तेल किस में रहता है? कुछ भाग तो आपका कंजवेटर में रहता है और पूरा भाग आपका फुल इसमें कहाँ रहता है? मेन टैंक में रहता है, ठीक है। मेन टैंक की यहाँ पे बाइंडिंग दिखाया गया है। तो आगे हम देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे आयल का क्या काम है? ट्रांसफार्मर में होने वाली क्षति के कारण उत्पन्न ऊष्मा को कम करना। आयल का काम है उत्पन्न ऊष्मा को कम करना, ठीक है। इसका प्रयोग इंसुलेशन और शीतलन में भी रूप में होता है। अब इंसुलेशन में क्या होता है? ठीक है, जो आयल होता है आपका अचालक होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो आपके कोरे होती है, कोरों के बीचों बीच जाके वो इंसुलेशन शक्ति बढ़ाता है, जिससे क्या होता है ठंड मतलब गर्म नहीं होता है, कोर एडी करंट से बचाता है, ठीक है। और ये क्या करता है? शीतलन करता है। शीतलन कैसे करता है? जैसे उसमें क्या होता है, पाइप लगी होती है, पाइप सारे क्या होता है, तेल आता है और जो पाइप होता है वो आपकी प्राकृतिक से ठंडा होता रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर दिया है कि ट्रांसफार्मर के निम्न गुण होते हैं, मतलब अच्छे ट्रांसफार्मर के तेल के निम्न गुण होते हैं, ठीक है। तो पहला होता है चलकता, दूसरा होता है उच्च विशिष्ट उसमें उच्च ज्वलन बिंदु, और तीसरा दिया निम्न श्यानता कम नमी सोखने वाला, ठीक है। अब यहाँ दिया है कि दो प्रकार का होता है। एक तो मिनरल खनिज होता है, उसको खनिज तेल बोलते हैं। एक सिंथेटिक होता है, ठीक है। अब खनिज तेल पेट्रोल के स्रोत से प्राप्त होता है। जो खनिज तेल होता है पेट्रोल के स्रोत से प्राप्त होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट दिया है आपका, लास्ट पार्ट, वो आपका बूशिंग होता है। क्या होता है? बूशिंग होता है। तो ट्रांसफार्मर बूशिंग ट्रांसफार्मर से बाहर निकलने वाले तार को ढकने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखिए बूशिंग, देखिए ये वाला जो भाग होता है आपका बूशिंग होता है। इसका काम है जो ट्रांसफार्मर के अंदर से वायर निकलता है उसको के अंदर रास्ता प्रदान करना, ठीक है। अब कैसे पहचानेंगे कौन सा हाई टर्मिनल बुश है, कौन सा लो टर्मिनल बुश है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो बड़ा वाला आपका बुश होगा, जो आपका बड़ा वाला बुश होगा वो हाई टर्मिनल बुश होगा, जो आपका छोटा वाला बुश होगा वो लो टर्मिनल बुश होगा, ठीक है। इस तरह से हम सारे पार्टों को देख लेंगे और इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।